नाउ लेट्स लुक एट द टेक अवे शीट। जो पहला पैसेज था दैट वाज प्रीटी मच इजी, बहुत इजी था। सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा था। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। जितना पैसेज में दिया था दैट वुड बी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अभी फॉर क्लैट पर्पस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज इस बारे में जरूरी नहीं है। सो द पैसेज वुड बी इनफ इन दिस पर्टिकुलर केस। द सेकेंड पैसेज टॉक्स अबाउट एनआई एक्ट, जो कि सिर्फ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना पैसेज में दिया है दैट इज सफिशिएंट। और पैसेज बेसिकली इजी भी था, टफ नहीं था, क्योंकि इजी क्वेश्चंस दिए गए थे इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था जो आपसे नहीं बनेगा। जो 11 से 15 क्वेश्चन वाला पैसेज था ये थोड़ा सा मॉडरेट था, प्लस सीएलके का पार्ट है क्योंकि 295 ए के ऊपर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि 295 ए क्या है। अपार्ट फ्रॉम द पैसेज दैट इज गिवन, इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज गैदर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड पैसेज आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसेंट में न्यूज में भी रहा है। सो द नेक्स्ट पैसेज इज इजी। क्यों? क्योंकि सीए के ऊपर है, प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया, जजमेंट के बारे में बताया गया। सीएलके से रिलेटेड है, इजी था पैसेज, उससे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए थे। नाउ व्हेन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 से 25, यहाँ पर हामा के बारे में बात किया है, एडॉप्शन के बारे में बात किया है। द क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट था, बट इजी था। ऐसा कुछ नहीं था जो आपसे नहीं बन पाता। एंड ये सिर्फ थ्योरी के लिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जो आपने फैमिली लॉ पढ़ा होगा या जितना पैसेज में नॉलेज दिया गया है उसको गैदर कर लीजिएगा, दैट वुड बी सफिशिएंट। नाउ व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, जो कि 26 से 31 के बीच में दिया गया है, विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी का पार्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ आ सकता है, पैसेज हो सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी अलोंग विथ सेक्शन 34, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्पेशली सेक्शन 34, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, स्पेशली द कॉमन इंटेंशन एंड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो सेक्शन 34 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एंड जब हम आते हैं लास्ट पैसेज में, जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बात करता है, द क्वेश्चंस वर प्रीटी इजी। ये क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे, किए होंगे प्रैक्टिस। सो इट वाज इजी, एंड थ्योरेटिकल के लिए आप कर सकते हैं टॉट्स में। ओवरऑल द पेपर वाज इजी, बोल सकते हैं काफी इजी था, क्वेश्चंस बन जाने चाहिए थे। अ गुड स्कोर वुड हैव बीन 33 to 34, would have been a good score. Again, सारे अटेम्प्ट्स ले जाना इज नॉट नेसेसरी। सो 33 से 34 इज अ गुड स्कोर, एंड 30 तक तो मार्क्स आने चाहिए थे। 30 शुड बी अ रीजनेबल स्कोर, इतना आपका मार्क्स आना ही चाहिए था, बिकॉज द पेपर वॉज इजी। सो दैट्स इट फॉर द टेक अवे शीट एज वेल। Let's start with the first passage. This passage talks about section 313 of CRPC, जिसमें बोला गया है कि कोर्ट हैज अ ड्यूटी टू गिव द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, कि यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी दे अक्यूज को, ताकि जो भी इंक्रीमेटिंग सर्कमस्टांसेस है, जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट मिले गए हैं, उसको वो एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों है। बट यहाँ पर अक्यूज चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मुझे नहीं बताना, या वो फॉल्स आंसर भी दे सकता है, इससे उसकी लाइबिलिटी पता नहीं चलेगी। यहाँ पर क्या बोला गया, एपिक्स कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट ने, अक्यूज हैज अ राइट टू साइलेंस, वो चाहे तो चुप रह सकता है, ही हैज अ राइट टू साइलेंस, बट he must also explain the incriminating evidence against him, else adverse inference can be drawn। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस को, इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस को, तो उसके अगेंस्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट सोचा जा सकता है कि अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि उसने ये काम किया, उसने ये ऑफेंस किया, उसने ये एक्ट किया हो। वही बात यहाँ पे बोली गई है फिर, कि द राइट साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज वेर इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट विद एक्सप्लेनेशन, जहां पे उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, अगर वो नहीं देता है तो इट लीड्स टू एन एडवर्स इन्फरेंस। फिर एक केस की बात की गई है मीर मोहम्मद, जिसमें बोला गया कि सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है विच इज स्पेशली इन द नॉलेज ऑफ अ पर्सन, कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में सिर्फ मुझे नॉलेज है, सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज ऑन मी, क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ मुझे ही है। लेट से मैं गया था ऑन अ डेट, मैं लाहौर गया था, या किसी भी शहर में गया था, अब उसकी नॉलेज सिर्फ मुझे है, सो बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑल्सो बी अपॉन मी। मेरे ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि मैं प्रूफ करूं कि मैं लाहौर गया था, या मैं कहीं पे भी किसी और सिटी पे गया था, क्योंकि मेरे स्पेशल नॉलेज में है।
और कोर्ट ने ये भी बोला कि इससे ये नहीं इन्फर किया जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन शुड नॉट डिस्चार्ज इट्स बर्डन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन को तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो उसके अगेंस्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पा रहा है, जो इंक्रीमेंटिंग एविडेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन का काम खत्म हो गया। प्रोसिक्यूशन को तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना ही है। But when they have successfully proved the facts from which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts, unless the accused, by virtue of by the virtue of such his special knowledge regarding such facts, fail to offer any explanation, such adverse inference can be drawn। कि जहां पर अक्यूज को कुछ बताना चाहिए था, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए था, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस, इंक्रीमेटिंग सर्कमस्टांस अगर वो नहीं करता है, तो एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है, एडवर्स इन्फ्रेंस इन्फर किया जा सकता है। फिर एक और केस की बात की गई है, राजकुमार सिंह का केस, जिसमें बोला गया the principle that the silence of the accused cannot be used to fill in the gap in the prosecution's evidence। जस्ट बिकॉज accused silent है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन का काम खत्म हो गया या प्रोसिक्यूशन अपनी एक स्टोरी बना सकती है, ये नहीं हो सकता। बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, और वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं होता है, वो रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं होता है, इसके बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं करते हो। एंड the accused has to explain the circumstances proved by the prosecution against him and not prove his innocence। उसको अपनी इनोसेंस नहीं प्रूव करनी है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है वो सर्कमस्टांसेस को जो कि प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि अगर उसने मर्डर किया तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है और क्यों नहीं है ऐसा। उसको अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करनी है, उसको सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन बोल रहा है उसको नेगेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। कोर्ट ने यह भी बोला कि लॉ एज एन एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ कब, जब इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल स्टूड फुल्ली स्टैब्लिश, जब फुल्ली स्टैब्लिश हो गया है तब वहां पर अक्यूज की ड्यूटी होगी कि वो इसके अगेंस्ट बोले, इसको एक्सप्लेन करे कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्यों नहीं यहाँ पर लागू हो सकते, क्यों नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, उसको खुद वहां पर फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट टॉक्स अबाउट कि दिल्ली पुलिस है, ठीक है, उनको एक लेडी की वन लेडी हैड बीन स्टैब्ड, ठीक है, इंस्पेक्टर अलोंग विद हिज स्टाफ रश टू द स्पॉट, डेड बॉडी मिली उनको, वहां पे बहुत सारा ब्लड भी था एंड डीप वुंड्स थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट ऑफ द डॉटर ऑफ द कपल, उसके हस्बैंड अनीस द अक्यूज्ड, जो कि अक्यूज भी थे, 2 दिन बाद मिले मुंबई में एंड ही वाज हैविंग सिंपल इंजरीज ऑन हिज लेफ्ट आर्म। अब एग्जामिनेशन हुआ तो अनीस ने एक्सप्लेन किया कि वो मुंबई गए थे कुछ काम के लिए 1 हफ्ते पहले, और इंजरीज उसके जो लेफ्ट आर्म में है, इट वाज ड्यू टू अ माइनर एक्सीडेंट। एंड ही आल्सो दैट सेड दैट हिज डॉटर इज वेरी यंग एंड स्कैर्ड, वो बहुत डरी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ किसी और को देखा होगा और वो नहीं थे। लेटर इट वाज फाउंड दैट ही वेंट टू मुंबई ओनली 3 days बैक। मतलब यहाँ पे उसने, अनीस जो है, उन्हें गलत स्टेटमेंट दिया। क्या इस स्टेटमेंट के बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Anish shall be punished for the murder of Shahida as he gave false answers। Just because the person has given false answer doesn't mean कि उसकी liability बन जाएगी, उसको convict किया जा सकता है। Anish shall not be punished for the murder of Shahida only on the basis of false answers he gave during the examination, but only if the incriminating evidence stood fully established and is not able to furnish any explanation। जो हमने राजकुमार का केस देखा वही यहाँ पर फॉलो किया गया है कि जस्ट बिकॉज उसने फॉल्स आंसर्स दिए डजेंट मीन कि वो लायबल होगा। बट अगर सारे इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस फुल्ली स्टैब्लिश हो गए और वो उसका एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, तो फिर एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है, फिर उसको पनिश किया जा सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है shall not be punished for the murder of Shahida as even if he lied about going to Mumbai a week ago, he was in Mumbai on the date। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेग रीजन है। shall be punished for the murder of Shahida as he gave false answers during the examination, so an adverse inference। ये गलत है। Just because the accused has given false inference या false answers doesn't mean कि adverse inference ड्रॉ किया जा सकता है। So the right answer is option B। In question number 2, अनीस और शाहिदा की जो एल्डर डॉटर ने इन्फॉर्म किया कि उनके फादर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और उन्हें एक बार सुना भी था अनीस को बात करते हुए किसी से, जहां पे उसने बोला था कि यस प्लान्ड एवरीथिंग
एंड ही वुड वेरी मच लाइक टू गेट रिड ऑफ शाहिदा, जिससे बाकी चीजें भी समझ में आ रही है, जिससे बाकी फैक्ट्स भी समझ में आ रहे हैं। अब अनीस को चांस दिया गया कि वो इन इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस को, इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करे, बट ही रिमेन साइलेंट एंड रिफ्यूज टू आंसर। अब हमको डिसाइड करना है। Anis has a right to remain silent and he cannot be forced to answer any question. ठीक है, एक बार देखते हैं बाकी। Shall answer the questions of the prosecution as remaining silent will draw an adverse inference against him. ये होगा, second applicable होगा। Will answer the questions of the prosecution as not answering them and remaining silent would draw an adverse inference, नहीं। However, he cannot be forced to answer. Force तो नहीं कह सकता, वो भी ठीक है। Anis has a right not to answer any question posed by the prosecution, and any adverse inference can be taken against him only if the incriminating material stands fully established. Understand in this case, यहाँ पर सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं। जो उनके डॉटर उन्होंने बताया भी कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और उन्होंने कुछ दिन पहले सुना भी था कि अनीस किसी से बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने बोला था कि ही वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ शाहिदा। जैसे काफी सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं, जैसे काफी सारे इंक्रीमेटिंग फैक्ट्स हैं। नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ अनीश टू एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स कि ऐसा क्यों है, या इसको नेगेट करना है, इसके अगेंस्ट बोलना। इट इज द ड्यूटी ऑफ अनीस। अदरवाइज एड्रेस एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सकता है। सो सिर्फ टू करेक्ट है, दैट्स व्हाई विल गो विथ ऑप्शन टू, दैट इज ऑप्शन ए इन हियर। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा एंड मीना दो लोग थे, वेकेशन में गए मनाली। सीमा फाउंड हर हस्बैंड इन अ फ्रेंड्स मीना रूम, ठीक है। बहुत सारी लड़ाई हुई। कुछ दिनों बाद एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया कि आई विल कट यू इन पीसेस इफ यू डेयर टू टच, वो सब ठीक है। नेक्स्ट डे एक बॉडी मिली, जो कि बाद में पता चला कि मीना की ही बॉडी है। अब जब जज ने ये स्टेटमेंट सुने होटल मैनेजर से, एंड उनको इमीडिएटली पनिश कर दिया गया। तो क्या पनिश इमीडिएटली किया जा सकता था? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। सेक्शन 313 कास्ट ऑन अ ड्यूटी, एक ड्यूटी कास्ट करता है ऑन ऑन द जज, कि वो अक्यूज को इंक्रीमेटिंग फैक्ट्स, जो इंक्रीमेटिंग सर्कमस्टांसेस जो इनको एक्सप्लेन करने का चांस दे। So Seema is rightly punished. No, Seema is not rightly punished by the court for the murder of Meena, as she was not given an opportunity to explain the incriminating circumstances and evidence. बिल्कुल सही। Seema is rightly punished by the court for the murder of Meena, as she had a strong motive for Meena's murder. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी टू एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स, टू एक्सप्लेन दीज सर्कमस्टांसेस। Is rightly punished by the court for the murder of Meena, as Seema's statement that she will cut her into pieces and the condition in which Meena's body was found were exactly the same, and this indicates that she's a murderer. ठीक है, मान लिया ये, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी देना जरूरी था, जो कि नहीं दी गई है, इसलिए राइटली पनिश नहीं किया गया। अगर अपॉर्चुनिटी दी आती एक्सप्लेन करने की, उसके बाद पनिश करते, तो फिर आंसर अलग हो सकता था। बट फॉर दिस फैक्ट, फॉर दिस सेट ऑफ फैक्ट्स, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। इन क्वेश्चन नंबर 4, सीमा ने अपील किया हाई कोर्ट में कि शी हैज नॉट मर्डर्ड मीना। अब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने पूछा कि वो एक्सप्लेन करे अपने रिलेशनशिप को विद हर हस्बैंड, जिसमें वो चुप रही और वो साइलेंट भी रही। शी रिफ्यूज टू आंसर, और फिर वो चुप भी रही। अब प्रोसिक्यूशन ने बोला कि मीना साइलेंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप। उनका जो रिलेशनशिप था अपने हस्बैंड के साथ, उसमें कुछ गड़बड़ थी, उसमें कुछ दिक्कत थी। दैट शी क्लियरली हैड अ मोटिव टू किल मीना, और उनके फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे नाइफ में, जिससे पता चलता है कि शी हैज किल्ड मीना एंड कट हर इनटू पीसेस। नाउ वी हैव टू डिसाइड। The court shall decide that Seema has murdered Meena, as her silence makes it abundantly clear and an adverse inference can be seen. Let's see other options. The court shall not decide against Seema as that Seema has murdered Meena only on the basis of her silence as an accused. ठीक है। The court shall not decide that Seema has murdered Meena, as she refused to answer a question that would jeopardize her relationship with her husband, and the question was not whether she was murdered Meena or not. देखते हैं। The court shall decide that Seema has murdered Meena only if the incriminating evidence stands fully established। जो राजकुमार के केस की बात है, एग्जैक्टली हम उसी में जा रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि अगर स्टैब्लिश हो जाता है, इंक्रीमेटिंग एविडेंस फुल्ली स्टैब्लिश हो जाते हैं उसके अगेंस्ट, एंड फिर वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली उसको पनिश किया जा रहा है, किया जा सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जो कि हमें पूरी तरीके से समझा रहा है
पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट राजकुमार केस लगाया, यूज किया गया। उन्हें डिस्कस किया कि 313 ऑफ द इंडियन एविडेंस एंड द imperative duty cast upon the court to give the accused an opportunity to explain any incriminating circumstance put by the prosecution against him has held। क्या बोला है वहां पर? क्लियर था, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली फैक्ट से समझ में आ रहा है। क्लियरली हम पैसेज देखेंगे, उसमें हमें दिया गया है दैट एन एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब जब इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो फुल्ली स्टैब्लिश हो जाए और अक्यूज इज नॉट एबल टू फर्निश एनी एक्सप्लेनेशन, और अक्यूज उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पैसेज, जिसमें बात की गई है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बेसिकली चेक बाउंस के जो केस होते हैं वो सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में आते हैं। एंड जॉइंट लायबिलिटी की बात की गई है, जिसमें बोला गया कि it should be other than a person who has drawn on the check on an account maintained by him cannot be prosecuted for the offense under 138 of NI Act। कि अगर जॉइंट लाइबिलिटी का भी केस है तो पर्सन अदर देन अ पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक, जो दूसरा इंसान है जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा, उसको लायबल नहीं किया जा सकता है। अब इसके फैक्ट्स बताए गए कि एक लॉयर था, उनने अपना बिल ड्रॉ किया था, तो एक इंसान ने जो हस्बैंड है उनने उनको चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, एंड उनने हस्बैंड और वाइफ दोनों के अगेंस्ट केस कर दिया। सो इट वाज नॉट राइट बिकॉज जॉइंट लायबिलिटी यहाँ पर नहीं लगेगी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की, सिर्फ हस्बैंड ने ड्रॉ किया था चेक, तो सिर्फ हस्बैंड की लायबिलिटी बनेगी। फिर इसमें एक और बोलेगा, कुछ कंडीशंस बताई गई है दैट इफ अ चेक इज ड्रॉन बाय पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है, एंड द चेक इज रिटर्न बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंसी, जिसको बेसिकली चेक बाउंस बोला जाता है। और फिर जॉइंट लायबिलिटी के बारे में कुछ बताया गया है, क्या कि अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, अ पर्सन अदर देन अ पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक on an account maintained by him cannot be prosecuted for an offense under 138। A person may be jointly liable to pay the debt। हो सकता है कि वो jointly liable to pay the debt, but if such a person who might have been liable to pay the debt jointly cannot be prosecuted unless the bank account is jointly maintained as well। मतलब यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, एक तो क्या कि आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी जॉइंट लायबिलिटी टू पे द डेट। दोनों चीजें होनी चाहिए, आपका जॉइंट अकाउंट भी होना चाहिए प्लस आपका जॉइंट लायबिलिटी भी होना चाहिए टू पे द डेट, तो ही 138 के अंदर लायबल किया जाएगा। फिर सेक्शन 141 के बारे में बताया गया है, इट इज रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड बाय द कंपनीज एंड इट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स। ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। एंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सेड टू बी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो वो सिर्फ कंपनीज के लिए ही लाइबिलिटी बनेगी या कंपनीज के लिए ही है, सेक्शन 141। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन 141 against the appellant in this particular case। Now let's start with the questions। इन क्वेश्चन नंबर 6, अली और असगर दो लोग हैं, उनका कॉमन बैंक अकाउंट है, मतलब जॉइंट अकाउंट है, बट सिर्फ जॉइंट अकाउंट होने से कुछ नहीं होगा, जॉइंट लायबिलिटी भी होना चाहिए। अब क्या होता है, असगर को पैसे देने थे अपने चिल्ड्रन के स्कूल फीस की, उसने चेक ड्रॉ किया, बाद में क्या होता है वो बाउंस हो जाता है, एफआईआर की गई अगेंस्ट बोथ अली एज वेल एज असगर। तो क्या वहां पे दोनों की जॉइंट लायबिलिटी भी थी? द आंसर इज नो, सिर्फ जॉइंट अकाउंट था। जरूरी है 138 के अंदर केस करने के लिए जॉइंट लायबिलिटी का कि देयर इज नॉट जस्ट जॉइंट अकाउंट बट जॉइंट लायबिलिटी टू पे द डेट एज वेल। यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी नहीं थी, जॉइंट अकाउंट डेफिनेटली थे बट जॉइंट लायबिलिटी नहीं थी, इसीलिए अली विल नॉट बी लायबल इन दिस केस। Let's look at the options। Ali shall not be convicted as accounts are supposed to be used for only business purpose and payment of fees is not an expense। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमें रैशनल पता ही है कि जॉइंट लायबिलिटी नहीं थी। Shall be convicted as the account was jointly maintained by both and thus would be liable, it's not enough। Shall not be convicted as payment of the fees was not a joint liability and therefore in absence of any liability Ali is not liable। एकदम सही, that's why the answer is option C। क्यों? क्योंकि भले ही यहाँ पे जॉइंट अकाउंट थे अली और असगर दोनों के, लेकिन जॉइंट लायबिलिटी नहीं थी। अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो असगर के बच्चों की फीस पे करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ असगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's why the right answer is option C। In question number 7, Nandini
को प्रॉमिस किया उसके फादर ने कि वो उसको स्कूटर दिलाएंगे, बाद में वो नहीं, बाद में वो चेक देते हैं जो कि बाउंस हो जाता है। अब केस फाइल कर दिया गया, तो उसमें सबसे वैलिड डिफेंस क्या होगा उनके फादर के पास? सबसे वैलिड डिफेंस, सबसे इजी डिफेंस जो होगा वो ये होगा कि इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई डेट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 138 में कि देयर इज अ लाइबिलिटी टू पे द डेट। यहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं कि वो अपनी डॉटर को स्कूटर दिलाएं। दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी, दिस इज काइंड ऑफ लग्जरी जो कि गिफ्ट टाइप उनको मिल रहा है। दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। Let's look at the options. He shall be acquitted as the agreement between him and the doctor was void because it was entered with a minor. ये important नहीं है. He shall be acquitted as he owed no liability to her daughter, in which case dishonoring of check will not attract any liability. Absolutely correct. क्योंकि कोई liability ही नहीं थी. ऑप्शन सी देखते हैं. He shall be acquitted if he establishes he had no prior knowledge. ये relevant है. He shall be acquitted if he establishes that at the time of making the promise he had no intention of buying नंदनिया स्कूटर. वो भी irrelevant है. इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स अ डॉटर कि उनको वो स्कूटर दिलाए ही दिलाएं. वो कोई लाइबिलिटी नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 8. कुसुम एंड सुरेश डिवोर्स लॉयर को कंसल्ट कर रहे हैं. डिवोर्स हो गया, जॉइंट अकाउंट था उनका, वो पैसे देने वाले थे. लॉयर्स की फी, लॉयर की जो फीस है वो देने वाले थे. सुरेश ने वो चेक ड्रॉ भी किया, बट जब वो चेक इन कैश करा पाते, कुसुम ने बहुत सारे पैसे निकाले जिसकी वजह से डिसऑनर हो गया. क्या यहाँ पे दोनों की लाइबिलिटी बनेगी? द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि जॉइंट अकाउंट है, ये हमें पता है, यहाँ पर दिया गया है जॉइंट अकाउंट. क्या जॉइंट लाइबिलिटी भी है? यस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने केस किया, दे हैव कंसल्टेड अ डिवोर्स लॉयर, तो उनको फीस देनी पड़ेगी. ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की लाइबिलिटी है. सो कुसुम एंड सुरेश बोथ विल बी लायबल. अपील शैल बी अलाउड एज इट वाज ओनली फॉर कुसुम्स फॉल्ट टू इनका सच अ बिग एक्सपेंस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. Appeal shall not be allowed as both Kusum and Suresh are jointly liable for the payment of the debt and jointly maintain the bank account. बिल्कुल दोनों बात की गई है. बैंक अकाउंट भी सेम है और जॉइंट लाइबिलिटी भी है उनकी टू पे द डेट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स लुक एट सी ऑप्शन. शैल बी अलाउड एज ओनली सुरेश इज लायबल. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली सुरेश दिया है, इसलिए हम इसको गलत मान रहे हैं, इसलिए ये गलत होगा. अपील shall allow as both Kusum and Suresh were acting in association for a divorce, hiring a common lawyer, so both of them would be liable for the offense of dishonor. ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी और जॉइंट अकाउंट दोनों की बात नहीं कही है. सो डी से ज्यादा अच्छा आंसर है बी, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि उनका जॉइंट अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी जॉइंट है और दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी भी है. सो द बेटर आंसर वुड बी ऑप्शन बी. ओराकल ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टिंग ब्रांड है, ठीक है. पेट्रोल फिलिंग स्टेशन. One of the company's two directors, Cameron, issued a check for the payment. However, the check got dishonored due to insufficient funds. Basically, check bounce. अब फिलिंग स्टेशन ने एफआईआर फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी. कैमरन मिशेल अनदर डायरेक्टर जो है, कैमरन अब भाग गए. अब क्या हुआ? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मिशेल को एंड चार्जशीट फाइल कर ली और अब उनको कन्विक्ट भी कर दिया गया और पनिश भी किया गया. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. मिशेल हैज बीन रॉन्गली कन्विक्टेड एज द पेमेंट वाज मेड बाय कैमरन. ठीक है, लेकिन क्या वहां पे क्या यहाँ पर सेक्शन 141 लग सकता है? यस, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है, तो बोथ द पार्टनर्स विल बी लायबल. बोथ मिशेल एज वेल एज कैमरन both would be liable. Mitchell has been rightly convicted as directors of the company always share a joint liability of every criminal liability as they are human agency without or behind the corporate personality. ठीक है, ऑप्शन सही है. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. हैज बीन wrongly convicted as although Mitchell and Cameron managed the account jointly, the check was issued by Cameron. ये गलत है क्योंकि ये बिजनेस के काम के लिए था. Mitchell has been rightly convicted as the directors of the company had a joint liability to pay the debts of the company and they are also joined the managed and so also manage the account as well. बिल्कुल सही, absolutely correct. Joint liability भी है, क्यों? क्योंकि कंपनी है. जॉइंट अकाउंट भी है, तो दिस कंप्लीट सर 138 का या 141 का क्राइटेरिया. और क्योंकि कंपनी है इसलिए 141 लग रहा है, अदरवाइज 138 लगता. Question number 10. No person who has a joint liability to pay debt shall be liable under 138 unless they maintain a joint account. एकदम सही है, करेक्ट एकदम. Only a person who manages the account on which the check is drawn is liable under 138. Exactly, ये भी करेक्ट है. और जो आर है, जो रीजनिंग है, वो assertion को समझा भी रही है.
So the right answer is option A. Let's look at the third passage now, जिसमें बात की गई सेक्शन 295, बेसिकली जिससे ऑफ आईपीसी, जिसमें ऑफेंस दिया गया है अबाउट आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अ क्लास, जिसमें रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करने के लिए बात की गई है या दिया गया है। क्या बोला गया इसमें? सेक्शन 295 डज नॉट पिनलाइज एवरी एक्ट ऑफ इंसल्ट। हर एक्ट ऑफ इंसल्ट यहाँ पर नहीं पिनलाइज किया जाता है। और क्या पिनलाइज करता है? इट पिनलाइजेस ओनली दोज इंसल्ट्स व्हिच हैव बीन परपेट्रेटेड विद द डेलिबरेट एंड मेलिशियस इंटेंशन, कि जो रिलीजियस फीलिंग्स है एक क्लास की वो आउटरेज हो। अगर आपका मेलिशियस इंटेंशन, एक डेलिबरेट इंटेंशन है, तो ही 295 ए ऑफ आईपीसी के अंडर केस बनेगा। रामजी लाल मोदी वैसे स्टेट ऑफ यूपी की बात की गई है। 295 ए ओनली पनिश द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट टू रिलीजन व्हेन इट इज परपेट्रेटेड विद द डेलिबरेट एंड मेलिशियस इंटेंशन। अगर आपका मेलिशियस इंटेंशन, अगर आप ऐसा काम करना ही चाहते थे कि वहां डिसऑर्डर हो जाए या पब्लिक डिसऑर्डर टाइप हो जाए, कुछ पब्लिक ऑर्डर जो है वो इन्फ्रिंज हो जाए, लड़ाइयां दंगे होने लगे, अगर आपका ऐसा इंटेंशन है तो 295 ए का चार्ज लग सकता है। The calculated tendency of this aggravated form of insult is clearly to disrupt the public order, and the section which penalizes such activities is well within the protection of 19 clause 2, जो कि बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। अब इसमें केस के बारे में बात की गई है, कुछ अनटेस्टफुल एंड ऑब्सीन कमेंट्स दिए गए ऑन हिंदू रिलीजन, और उसकी द सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज दैट इज गीता की ठगबाजी गीता के नाम से उसको बोला गया। फिर यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि a person can hold his or the petitioner can hold his personal beliefs and within the frame of law can express them as well। वो अपने एक जो beliefs है वो express भी कर सकते हैं, जब तक वो ट्रांसग्रेस नहीं कर रहे एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। जब तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो इन्फ्रिंज होने लगे, पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होने लगे, ऐसा सिनारियो जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल बिलीफ जो उनके है वो इवन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेली है, ठीक है। वो किसकी वजह से खेली है? धर्मेंद्र सिंह सोनी की वजह से। एक कॉमर्शियल में उनको लॉर्ड विष्णु की तरह एड्रेस किया गया है और एक नाम भी दिया गया, गॉड ऑफ गुड टाइम्स। अब यहाँ पर उनपे हिंदू रिलीजन को की इंसल्ट करने का चार्ज लग गया है 295 ए के अंदर। धर्मेंद्र शैल बी कन्विक्टेड एज ही डिलिबरेटली ड्रेस्ड एज लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लेकिन जरूरत क्या है यहाँ पे? डेलिबरेट एक्ट होना चाहिए, मिलिशियस इंटेंशन होना चाहिए टू इंसल्ट द फीलिंग ऑफ अदर रिलीजन, जो कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। Shall not be convicted as he just dressed for a TV commercial and had no malicious intention to outrage the religious feelings। Absolutely correct। वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, कॉमर्शियल के लिए उस तरह से ड्रेस हुए थे, उनका कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, कोई भी मेलिशियस इंटेंशन नहीं था। Let's look at option C, shall be convicted as any religious sect would be offended by a human dressing as God for non-religious। vague reason है। Shall not be convicted as the same result in public disorder। इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया कि पब्लिक डिसऑर्डर हुआ था क्या, या पब्लिक में कुछ आउटरेज वगैरह हुआ, इसके बारे में हमें नहीं दिया गया। So the right answer is option B। जागो आवाम करके एक न्यूज़पेपर है, आवाम दैनिक का सप्लीमेंट है जागो आवाम, जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया गया आईएसआईएस के बारे में और इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें एक पिगी बैंक स्केच किया गया जिसमें लिखा गया अल्लाह रसूल मोहम्मद। अब इसकी वजह से क्या हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हुआ और केस हो गया अंडर सेक्शन 295 ए। हमें अब यहाँ पे डिसाइड करना है। द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर शैल बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस as the intention to display the graphic image was to point out various modes and avenues for procuring funds by Muslim organization। एक reason है। The editor of the newspaper shall not be convicted under 295A as there was no intention to insult the religious feelings of a particular community or to promote the inimical terms in between different religious groups। Yes, वहां पे पर्पस क्या था? वो दिखाना चाह रहे थे कि जो आईएसआईएस है उनके रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, बस ये बताना चाह रहे थे। द इंटेंशन वाज नॉट टू इंसल्ट एनी रिलीजियस फीलिंग्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, shall be convicted as Allah Rasul Muhammad's script on the image of animal pig would cause hurt
द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन भी वैसा होना चाहिए, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेलिशियस इंटेंशन होना, shall not be convicted as he only published an article and unless any commutation is caused to due to it, it would not amount. ये vague reason है. So the right answer is option B. रमन हेड था, ठीक है। एक मैगजीन स्टार्ट की गई है, द आर्टिकल पब्लिश किया गया विद द टाइटल गौ रक्षक, जिसमें बताया गया पुअर फार्मर्स के बारे में, और बताया गया कि एनिमल्स के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है रादर देन द फार्मर्स, एंड इट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। जिसमें क्या किया, पिक्चर ऑफ डोंकी नेम्ड एज गवर्नमेंट एंड काउ वेयर द डोंकी इज फीडिंग द काउ विद डोंकी पोप, ठीक है। कंप्लेन फाइल की गई अंडर सेक्शन 295 ए। रमन ने बोला कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन फाइल अंडर 295 ए इज अल्ट्रा वायरस एंड void as it interferes with his freedom to speech and expression. Let's see कि यहाँ पे freedom of speech and expression हो सकता है, but we have to also consider that there are some reasonable restrictions as well under Article 19 Clause 2. Let's look at the options. The complaint filed shall be dismissed as it violates the freedom of speech and expression guaranteed to him as a citizen. Vague reason है. Complaint should be dismissed as there was no intention to insult the religious feelings. इसके बारे में पता नहीं. Let's see. The complaint filed under Section 295A should be allowed only if the image is an aggravated form of insult to the religious feelings of any particular community and has a tendency to disrupt public order. ये थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है, एज ये बता रहा है कि कब 295A के अंदर केस हो सकता है या किस सिनारियो में, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्स दिए उसमें किन सिनारियो में या किस सिचुएशन में 295A का केस हो सकता है, ये हमें बताया जा रहा है इसमें. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स लुक एट डी. Complaint filed under 295A should be allowed only if the insult to the religious feelings is caused with malicious intention even though it is not an aggravated form. ये जरूरी नहीं है, दिया गया कि aggravated form भी होना चाहिए. So option D eliminate हो जाएगा. And the right answer is option C. न्यूज आइटम पब्लिश किया गया, कमेंट्स were made by रश्मि जो कि हिंदू वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, एंड क्या बोला गया कि हिंदू वुमेन वे एंटाइटल्ड टू हैव जॉब्स ऑफ देयर चॉइस, द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी इन द सर्विस ऑफ देयर हस्बैंड्स और गॉड, ठीक है। अब कंप्लेंट फाइल कर दी गई है बाय रेखा कि उसने हिंदू वुमेन जो है उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया गया, जिसमें रश्मि ने बोला कि वो सिर्फ एक सरकास्टिक कमेंट था और उनका कोई भी इसमें इल इंटेंशन नहीं था और सिर्फ अपने ट्विटर फॉलोअर्स के लिए ही था वो, एंड कोई malicious intention भी नहीं था. And she requested the court to dismiss the application. Let's look at the options. The court should dismiss the application as the remark made by Rashmi was only for her followers and it was made available to a large audience by the newspaper, which was not Rashmi's fault. ठीक है, देखते हैं. Should this not dismiss as the remark made by Rashmi on her Twitter handle was an insult to the beliefs and religious feelings to all the Hindu men. Let's look at other options. The court should not dismiss the application as the remark made by Rashmi on her Twitter handle was intentional and lit up published deliberately to aggravate the insult. इसके बारे में नहीं दिया गया, ये eliminate हो जाएगा. The court should dismiss the application as the remark made by Rashmi on her Twitter handle was only sarcastic, जो कि हमें दिया गया है, और कोई एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट भी नहीं था जिसकी वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो. एकदम सही, क्योंकि हमें बता रहे कि उसका कोई इल इंटेंशन नहीं था, जो भी उसका कमेंट था, जो भी उसका ट्वीट था, इट वाज फॉर सरकाजम, और वो सिर्फ उसके फॉलोअर्स के लिए भी था, और ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट नहीं है. दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. What are the conditions that should be fulfilled in order to constitute? ये हमें clearly facts में दिया गया था. Only if the aggravated form of insult is caused deliberately and with a malicious intent of outraging the religious feelings of any particular religious group and has the tendency to disrupt public order. Exactly हमें ये पैसेज में मिल जाएगा, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था, हमें सिर्फ समझना था कि हमें कहाँ पे दिया गया है ये पैसेज में. The right answer is option C. Let's discuss the next passage now. अगले पैसेज में क्या बोला गया है, एंटी सिटीजनशिप लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया गया. रिव्यू पिटीशन जो थी कि द राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर, हर जगह और हर टाइम नहीं, या किसी भी टाइम नहीं हो सकता है. एंड जिसमें बोला गया कि जो प्रोटेस्ट हुए थे शाहीन बाग में, दे वर नॉट एक्सेप्टेबल, उस तरह से नहीं होना चाहिए था. द राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर. देयर हैज टू बी, देयर मे बी सम स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट,
But in case of prolonged dissent or protest, there cannot be continued occupation of public space. आप पब्लिक प्लेस में नहीं रह सकते हो, कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक को दिक्कत होगी। उन्हें ये भी बोला दे ऑल्सो कंसिडर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन द मैटर, एंड उन्होंने बताया गया कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट मस्ट हैव एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल सर्टेन ड्यूटीज, के साथ कुछ ड्यूटीज भी आती है। एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रोड ब्लॉकेट्स जो हुए थे शाहीन बाग एरिया में, दे वर अनएक्सेप्टेबल एंड प्रोटेस्टर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट ओनली इन डिजिग्नेटेड एरियाज, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको देता है। वो हर पब्लिक जगह पे नहीं जा सकते हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप हर पब्लिक स्पेस पे पहुंच गए। दैट वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक को दिक्कत होती है। द प्रोटेस्ट शुड नॉट बिकम अ न्यूसेंस, जो प्रोटेस्ट होता है वो न्यूसेंस नहीं बनना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने क्या किया? पीपल जो स्लम एरियाज में थे उनको बोला कि 2019 तक उनको घर दे दिए जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया गया जिसके बदले उन्हें 1 रुपए पर मंथ, जिसके बदले बोला गया कि दीज पीपल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ 1 रुपए पर मंथ टू द कॉर्पोरेशन एज कंसिडरेशन। बट जो कॉर्पोरेशन के हेड थे उन्हें वो ट्रांसफर हो गया, और जो नए म्यूनिसपैलिटी के हेड आए उन्होंने बोला कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं मानेंगे और रिवोक कर लिया गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो पार्क था पास में वहां पहुंच गए, एंड वेयर दे पुट अक्रॉस देयर टेम्पररी टेंट्स एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, वहां पे वो रहने भी लगे। ठीक है। एंड द पीपल कमिंग टू पार्क वे आर अनकंफर्टेबल टू सी सच टेम्पररी होल्डिंग्स, वो ये सब नहीं कर पाते, वो नहीं देख पाते, सो अनकंफर्टेबल हो गए। Let's look at the options. People of slum areas had no place to live and are valid in occupying the park for living as municipal corporation had breached the contract. ठीक है, let's see the other options. People of some slum areas are not correct in occupying the park as it is a public place. एकदम सही है. And such obstruction is not allowed which curbs the right to freedom of movement of others. बिल्कुल सही। पूरे पैसेज में यही बात की गई कि आप पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट के लिए। So the right answer will be option B. Let's look at the options. People of slum areas are correct in occupying such place as they too have a right to life and liberty. ठीक है, लेकिन ये पब्लिक प्लेस में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। People of slum areas are incorrect as it causes a lot of nuisance to general public and they should instead took protest आउटसाइड द पार्क। ये वेग रीजन दे रहा है, अपन को एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं बता रहा है। और एग्जैक्ट रीजनिंग क्या आती है? क्योंकि पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो दूसरों का राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो हैम्पर हो रहा है, वो कर्ब हो रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फार्म प्रोटेस्ट के बारे में बात की गई है, जो कि हुआ हुआ था। फार्म बिल्स आर्बिट्रली पास कर लिए गए थे, और जो गवर्नमेंट है वो सुन भी नहीं रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा है। अब दिल्ली पुलिस ट्राइड टू टेक द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, बट सून अनदर अटैक वाज अटेम्प्टेड ऑन रेड फोर्ट। Still, the government chose to be silent on the ongoing protest and debate in the parliament about the merits of the bill. Let's look at the options. Was unlawful as it was not covered under the ambit of right to freedom of speech and expression. There has to be limitations. ठीक है. Was lawful as we live in a democratic country where the government works for social welfare. But जो रेड फोर्ट में अटैक हुआ, that was not right. So ये एलिमिनेट हो जाएगा। Was not lawful as right to protest only includes right to protest with peaceful means without causing nuisance and disturbing law and order. Absolutely correct. जो रेड फोर्ट में इंसिडेंट हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप पीसफुल मीन्स के थ्रू डेफिनेटली प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट आप वॉयलेंट नहीं हो सकते, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। लेट्स लुक एट ऑप्शन डी। Was not unlawful as right to protest is an absolute right, absolutely correct, absolutely wrong, है ना? क्यों? क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेजिस्लेटर्स ने पास कर दिया दैट नो वन कैन हैव हिज ओन रिलीजन एंड शुड बिलीव इन रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। अब पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज रोड पे आ गए इसको प्रोटेस्ट करने के लिए कि इनका बेसिक फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25 में वो इन्फ्रिंज हो रहा है। एक एमएलए ने स्टेट भी किया कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्प्रेड देयर ओन एजेंडा ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इज ट्राइंग टू कर्ब डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द कंट्री। और भी बातें बोली विच इज नॉट रेलिवेंट, जिस बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरव्यू के जज्बात प्रोटेस्ट होने लगे बहुत ज्यादा।
और सुप्रीम कोर्ट में केस भी आ गया. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. पीपल आर एंटाइटल्ड टू रेज वॉइस अगेंस्ट द सेड लेजिस्लेशन एंड प्रोटेस्ट फॉर द सेम विदाउट कर्विंग द राइट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल. सही बोल रहा है. People are not entitled to raise the voice without any use of violence, as curb on freedom of protest would curb the right to raise their voice against the authorities. ये vague reason है. Are entitled to only legal protest and can infringe upon other rights. ये तो बिल्कुल गलत है. Are not entitled to raise the voice as it is not the scope of freedom of speech. It is not the freedom of speech and expression under Article 19. ये भी गलत है. ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि वो बता रहे कि दे कैन डेफिनेटली रेज द वॉइस, डेफिनेटली वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और इंडिविजुअल का राइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं. ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़, दे वर हैविंग प्रोटेस्ट इन द सिटी ऑफ रायपुर एंड दे ऑब्स्ट्रक्टेड द हाईवे फॉर ऑल. जब मिस्टर पंची वहां पहुंचे, ही फाउंड द वे टू बी क्लोज्ड. उनको दिखा कि रास्ता बंद है. एंड ही वाज आस्क्ड टू टर्न ओवर, कि वो दूसरे रास्ते से जाएं, और एल्स ही विल बी बीटन अप बाय द पब्लिक प्रेजेंट देयर. जो कि वहां पे प्रेजेंट है पब्लिक, उनसे उनको मारा भी जा सकता है. हो सकता है कि उनको मार भी पड़े. एंड उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई फ्री मूवमेंट का मेरा राइट है, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन प्रोटेस्ट. ठीक है. He went from the place of protest. He complained to the police officials and he was asked to wait for a week. The protest was eventually ended in next 4 days and the obstruction was no more. In this case, let's look at the options. It can be claimed that such obstruction was not unlawful as right to freedom of movement of Mr. Panchi was covered by the crowd and is infringed. ठीक है, देखते हैं. It can be claimed that such obstruction was lawful as the right to free movement of Mr. Panchi was not completely curbed. Completely curb किया जाना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या कर्ब किया जा रहा है कि नहीं. सो ये एलिमिनेट हो जाएगा. Can be claimed that such obstruction was not unlawful as freedom of movement was not absolute as right to protest is not said to be infringed. ठीक है, बट वेग दिया गया, वेग ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि क्या बोला गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, लेकिन वहां पे उनको रोका गया, जो कि गलत था. It can be claimed that such obstruction was lawful as right to free movement of Mr. Panchi and right to protest are on same pedestal. Absolutely correct. And it was not for an indefinite protest. And indefinite protest नहीं था, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था. एक जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 4 दिन के अंदर वो बंद भी हो गया. एंड ये भी नहीं बोल सकते कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू प्रोटेस्ट अलग अलग पेडिस्टन पे है, कि राइट टू प्रोटेस्ट ऊपर है या राइट टू फ्री मूवमेंट एब्सोल्यूट है. ऐसा भी नहीं है. सो दोनों सेम पेडिस्टन पे है, दोनों की सेम वैल्यू है, और जो प्रोटेस्ट था वो एक इनडेफिनेट प्रोटेस्ट नहीं था. इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Assertion right to protest is not an absolute right and limits itself to the extent it curbs the private rights. बिल्कुल करेक्ट है ये. Fundamental right of speech and expression is not an absolute right and is subject to reasonable restrictions and limitations. ये भी करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को कि assertion क्यों है. That's why the right answer is option A. Let's discuss the next passage now. ये पैसेज बात कर रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, जिसमें क्या बोला गया बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट कि वाइफ की साइलेंस या लैक ऑफ प्रोटेस्ट डज नॉट मीन कि उसने अपनी कंसेंट दी है. जरूरी है यहाँ पर अडॉप्शन के लिए कि उसने अपनी कंसेंट दी हो. ठीक है. द कोर्ट कैन नॉट प्रिज्यूम द कंसेंट ऑफ वाइफ जस्ट बिकॉज शी वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन. इट इज रिक्वायर्ड कि उसने अपनी कंसेंट दी हो. वो किस तरह से हो सकता है? बाय प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग हर कंसेंट इन राइटिंग और बाय लीडिंग एविडेंस, जिससे हमें समझ में आए द वाइफ हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सेरेमनीज ऑफ अडॉप्शन. ये जो भी सेरेमनीज होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उनकी कंसेंट थी. तो या तो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू राइटिंग में बता दो कि उनकी कंसेंट थी, या तो आप हमें एक ऐसा लीडिंग एविडेंस दो जिससे हमें समझ में आए कि वाइफ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सेरेमनीज में, जिससे क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि शी हैड द कंसेंट, उसने अपनी कंसेंट दी है. सेक्शन 7 में बोलता है कि एनी मेल हिंदू जो कि साउंड माइंड के हैं और जो माइनर नहीं है हैज अ कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन एडॉप्शन, प्रोवाइडेड कि अगर उनकी वाइफ है तो उनको कंसेंट चाहिए वाइफ की, अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब एकदम मोह माया त्याग दी हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वैसा वाला सिनारियो हो. या तो शी हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. कंसेंट ऑफ इवन एन एस्ट्रेंज्ड वाइफ, मतलब अगर कोई ऐसा सिनारियो है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड से अलग रह रही है
और अगर और वो अडॉप्ट करना चाहते तो उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो एक्सचेंज वाइफ है उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, अगर मैरिज डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर मैरिज डिसॉल्व हो गई फिर तो कोई इशू नहीं है। और एक बताया कि कंसेंट ऑफ वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड जब मैरिज डिसॉल्व हो गई है, या तो वाइफ हैज कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, या तो वो अनसाउंड माइंड की घोषित कर दी जाए, डिक्लेयर कर दी जाए बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction. Now let's discuss the passage now. अनीता और रमन है, दो लोग 20 साल से शादीशुदा हैं और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ है, एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद वो नियर बाय ऑर्फनेज गए, वहां पे उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट भी किया। बट आफ्टर सम टाइम अनीता को अच्छा नहीं लगा, एडजस्ट नहीं कर पाए वो फिर द न्यूली अडॉप्टेड चाइल्ड, और उन्होंने बोला कि वैलिडली अडॉप्टेड नहीं है। तो क्या वो वैलिडली अडॉप्टेड थी? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने अपनी कंसेंट दी थी, दे बोथ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द चाइल्ड। तो उस टाइम तो कंसेंट थी। कंसेंट का मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम कंसेंट होना चाहिए, अडॉप्शन के टाइम अगर कंसेंट है तो दैट इज सफिशिएंट। विल हेल्ड adoption of needed to be invalid as Anita has revoked her consent, वो इंपॉर्टेंट नहीं। कंसेंट किस टाइम इंपॉर्टेंट है? एट द टाइम ऑफ adoption. To be valid, as Anita cannot revoke her consent regarding the adoption once given, and hence adoption is valid. देखते हैं। To be invalid, as Anita is the mother of adopted child and it's solely on her to consent, नहीं ये invalid है। Reason to be valid, as consent was given validly by Anita regarding the adoption and it's a valid adoption. It's absolutely correct। क्यों? क्योंकि ये देखा जाएगा कि जब एडॉप्शन हो रहा था तब उनने अपनी वैलिड कंसेंट या अपनी कंसेंट दी थी कि नहीं, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो हम इन्फर कर पा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पीयूष और प्रियल दो लोग हैं, काफी टाइम से साथ में थे, लिव इन रिलेशनशिप था, फिर उन्होंने शादी कर ली। प्रियल कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अडॉप्ट करेंगे और उन्होंने अमन को अडॉप्ट किया। जब उनको पता चला अबाउट द मैरिज एंड एडॉप्शन तो उन्होंने चैलेंज कर दी मैरिज कोर्ट में, और कोर्ट फैमिली कोर्ट में ये केस ट्राई भी हुआ और उन्होंने मैरिज को वॉइड भी बोल दिया है। अब पीयूष ने अडॉप्ट कर लिया अमन को एंड क्लेम इट टू बी वैलिड एज प्रियल कंसेंटेड टू इट। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Adoption will be invalid as Priyal is not wife of Piyush. Their marriage was void and hence the adoption. Absolutely correct. क्यों? क्योंकि उनकी मैरिज void थी। यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट है उसने जो मैरिज है उसको void बोल दिया है, तो उनकी मैरिज अगर void है तो वाइफ की कंसेंट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो अडॉप्शन हो ही नहीं सकता है वहां पर। अडॉप्शन टू बी वैलिड एज प्रियल हैड कंसेंटेड इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वाइफ ही नहीं है। To be invalid as consent of wife is an essential condition and it was validly given, नहीं। क्यों? क्योंकि वो वाइफ ही नहीं थी। Cannot held adoption of Aman to be valid as after marriage declared to be void, such consent of Priyal is also revoked। वो कंसेंट रिवोकेशन की तो बात ही नहीं है, बात यह है कि वो वाइफ ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैरिज वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रिंकू एक माइनर गर्ल है, उसकी शादी हो गई सुयश से। सुयश रिंकू की अभी एज नहीं हुई है, उसके बाद भी अडॉप्ट कर लिया गया है एक बच्चे को, साहिल को। अब उसको बोला गया कि उसको वेट करना चाहिए था कि भाई रिंकू जब प्रॉपर एज की हो जाए फॉर हैविंग अ चाइल्ड, उसको वेट करना चाहिए था। अब सुयश वेंट टू द कोर्ट टू रिवोक द एडॉप्शन। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। एडॉप्शन टू बी इनवैलिड एज रिंकू वॉज अ माइनर गर्ल, ऑब्वियसली बात है राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो माइनर गर्ल थी एंड शी कैन नॉट कंसेंट टू सच एडॉप्शन, क्योंकि वो माइनर, उसकी कंसेंट वैलिड ही नहीं है। सो एडॉप्शन इज ऑल्सो इनवैलिड। टू बी वैलिड एज रिंकू वॉज द लीगल वाइफ ऑफ सुयश एंड कंसेंट ऑफ वाइफ वॉज प्रॉपरली गिवन, नहीं, क्योंकि वो माइनर, उसकी कंसेंट ही वैलिड नहीं है। एज कंसेंट रिंकू वॉज नॉट द लीगल वाइफ तो थी लेकिन उसकी कंसेंट देने की एज ही नहीं होती, क्योंकि शी वॉज अ माइनर। To be valid as Rinku and Suyash had validly consented for the adoption and they are to be treated as biological parents of Sahil. नहीं। क्यों? क्योंकि कंसेंट वैलिड नहीं है वाइफ की, क्योंकि शी वॉज अ माइनर। So the right answer is option A. प्रियंका और शुभम दो लोग हैं, लिव इन रिलेशनशिप में थे काफी टाइम से। अब शुभम की फैमिली इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं थी और उन्होंने उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज भी करवाया किसी और लड़की के साथ, ताकि उनको उनकी फैमिली आगे बढ़ती रहे। प्रियंका इससे अपसेट हो गई, वो अलग रहने लगे। उनने बोला प्रियंका ने बोला कि उसको अलग रहने दो और शुभम ने उसको रोका भी नहीं। लेटर शुभम अडॉप्टेड अ सन नेम कृष्णा और इन्फॉर्म कर दिया प्रियंका को इसके बारे में कि मैंने अडॉप्ट कर लिया है। अब एज अ लॉयर यू वुड सजेस्ट प्रियंका दैट, एज अ लॉयर अपन को डिसाइड करना है
एडॉप्शन इज इनवैलिड बिकॉज कंसेंट ऑफ वाइफ इज नेसेसरी। जैसे कि हमने देखा कि अगर एस्ट्रेंज वाइफ भी है, मतलब अगर वाइफ आपसे अलग रह रही है तो भी आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कंसेंट नहीं ली गई है, सिर्फ बताया गया है कि मैंने एक लड़के को अपना बेटा बना लिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया बाय द नेम कृष्णा। So the right answer is option A. Let's look at other options. Consent of wife can be dispensed with. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. As she is still adoption is not valid as she is still the wife of Shubham and his family has to take consent of her before such adoption, but such consent is not necessary. ये fault, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है, necessary है. Adoption is valid as she is no more the wife of Shubham. ऐसा नहीं है, just because वो अलग रह रही है doesn't mean कि वो वाइफ नहीं रही, वो estranged वाइफ हो गई है, बट अभी उनकी मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है. So the right answer will be option A. In which of the following circumstances consent of wife dispense की जा सकती है, जरूरत नहीं है. कब हो सकती है? जब मैरिज voidable हो and court of competent jurisdiction has declared her to be of unsound mind. अगर unsound mind की डिक्लेयर कर दी गई है तो वहां पे उसकी कंसेंट लेना जरूरी नहीं है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Where the wife has died and husband remarried to another woman and then takes a daughter, तो उस केस में भी जिससे रीमैरी हुआ है उसकी कंसेंट लेना जरूरी है. So this would be wrong. Where the degree of divorce is still pending in the court and the option has been completed before such degree of divorce, इसमें consent की बात ही नहीं की गई है. Consent is the most important thing. Where the widow wife has given in adoption to a Hindu family her daughter who is of unsound mind and minor, इसके बारे में नहीं दिया गया है. So the right answer is option C. Let's discuss this passage now. कॉन्स्पिरेसी के बारे में, सेक्शन 120 ए के बारे में, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है. और इसमें बोला गया है कि कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी अज्यूम्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ अनकनेक्टेड फैक्ट्स और फ्रॉम अ सेट ऑफ कंडक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम्स विदाउट अ रीजनेबल लिंक. जरूरी है कॉन्स्पिरेसी के लिए कि लिंक हो, एक रीजनेबल लिंक हो. एंड अनकनेक्टेड फैक्ट्स हैं अगर अलग जगह पे अलग टाइम पे, तो इट वुड नॉट अमाउंट टू कॉन्स्पिरेसी. अभी केस की बात की गई है कि अक्यूज के ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया एंड द ऑफेंस वाज कमिटिंग किडनैपिंग. इन दिस पर्टिकुलर केस द अक्यूज फैसिलिटेटेड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सिम कार्ड, लाया एक इंसान ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय अनदर अक्यूज्ड, जिन्होंने क्या किया, कमीशन ऑफ ऑफेंस किया ऑफ किडनैपिंग एंड कन्विक्ट किया गया बाय द ट्रायल कोर्ट. हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल भी की एप्लीकेशन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और ग्रांट ऑफ बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, लेकिन दिस एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बाय हाई कोर्ट. अब सेक्शन 120 ए को बताया गया है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं टू डू एन इलीगल एक्ट, या तो कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है, बट बाय इलीगल मींस लेट्स से पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट जॉब लेना बाय पेइंग ब्राइब, वो एक गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एन इलीगल एक्ट. गवर्नमेंट जॉब लेना इज नॉट एन इलीगल, लेकिन इट हैज बीन डन बाय इलीगल मींस, दैट इज बाय गिविंग ब्राइब, वो गलत है. Such an act is designated as criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy. मतलब सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि हम ऑफेंस कमिट करेंगे. ऑफेंस कमिट करना जरूरी नहीं है. अगर ऑफेंस कमिट कर दिया तो फिर तो जो ऑफेंस किया उसकी लाइबिलिटी बनेगी. लेकिन अगर सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि हम एक ऑफेंस कमिट करेंगे, लेट से तीन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल जाके इसका मर्डर करेंगे एक इंसान का, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जब तक उन्होंने वो एक्ट नहीं किया है तब तक. Also, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention, अपने common intention के furtherance में, उसको वो common intention fulfill कर पाए, उसके furtherance में अगर कोई काम किया है तो सारे के सारे लोग liable होते हैं as if it was done by him only. तो अगर चार पांच लोग गए हैं रॉबरी करने, चार लोग गए हैं रॉबरी करने एक बैंक में, और रॉबरी करते टाइम मर्डर करना पड़ा बैंक मैनेजर का क्योंकि वो उनको रॉबरी नहीं करने दे रहा था, तो ये कॉमन इंटेंशन था उनका रॉबरी करने का, और मर्डर किया गया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन फुलफिल हो पाए इसके फर्दरेंस में वो मर्डर किया गया. सो ऑल ऑफ देम वुड बी लायबल. सिर्फ वो इंसान नहीं जिसने मर्डर किया है, बल्कि चारों के चारों लोग लायबल होंगे फॉर मर्डर. एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. ये इतना रिलेवेंट नहीं है एज पर द पैसेज. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. चार लोग हैं, उन्हें प्लान की कि रॉबरी करेंगे ज्वेलरी शॉप में. शेरी जो था कंप्यूटर इंजीनियर था, उसने शट डाउन करने की कोशिश की शॉप, अलार्मिंग वार्निंग अलार्म जो होता है हैक करके. एंड हैरी जो था वो गार्ड कर रहा था. रॉस वॉज विद अ व्हीकल एंड टॉम एंटर्ड द शॉप डिमांडिंग मनी. अब टॉम से एक्सीडेंटली शूट हो गया ओनर. एक्सीडेंटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसका इंटेंशन नहीं था. दे ऑल हैड द इंटेंशन टू कमिट रॉबरी,
रॉबरी तो उनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था, रॉबरी वाज देयर एक्ट जो वो करना चाहते थे। टॉम ने एक्सीडेंटली शॉट किया है। अगर जानबूझ के मारा होता तो अलग सिनारियो होता, फिर अलग वहां पे हो सकता था कि कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया गया, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटली किया गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। टॉम एंड रॉस जो थे वो भाग गए, हैरी पकड़ा गया और बाकी सब भाग गया। हैरी को पनिश किया गया है। अपील फाइल की गई है। व्हाट वुड बी द आर्गुमेंट विच कैन बी गिवन? हैरी कैनॉट बी liable फॉर मर्डर बिकॉज ही वॉज ओनली स्टैंडिंग, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये कि हुआ क्या था वहां पर। कैन बी हेल्ड लाइबल ओनली फॉर कॉन्स्पिरेसी, नहीं क्योंकि उन्होंने एक्ट भी किया है। Will be responsible in the same manner as other member of the team because they were acting furtherance of common intention, नहीं क्यों? क्योंकि उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था मर्डर करना, और प्लस यहाँ पर एक्सीडेंटली हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इट वाज डन एक्सीडेंटली। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल as it was an accident and no intention was involved. इंटेंशन नहीं था उसको शूट करने का। तो हाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए होना अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ किलिंग द ओनर, इट वाज नॉट इंटेंशनल। वो ऐसा करना नहीं चाहते, वो एक्सीडेंटली हुआ है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। रानी अलॉन्ग विद हस्बैंड राजा कॉन्स्टेंटली हरास करते थे अपने डॉटर इन लॉ को, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिली ने सुसाइड कमिट कर ली। अब राजा और रानी देवर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अपन को बताना है। देवर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एट देयर कॉन्स्पायर्ड, इसके बारे में नहीं पता है। राजा एंड रानी वे नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज दे नेवर इंटेंडेड और वांटेड टू किल देयर डॉटर इन लॉ, इसके बारे में भी नहीं पता है। कॉन्स्पायर किया कि नहीं ये भी नहीं पता, इंटेंशन था कि नहीं ये भी नहीं पता। वो सिर्फ हरास कर रहे थे क्योंकि उनको डाउरी चाहिए थी, बट वो ये नहीं चाहते थे कि वो सुसाइड कमिट कर ले। They are not guilty since the harassment of dowry and commission of suicide are two different, separate and unconnected facts. ऐसा भी नहीं है। The right answer will be cannot be determined. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीजें नहीं पता। एक तो उनका इंटेंशन, कि क्या वो ऐसा चाहते थे वो करे, इंटेंशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि नहीं, उसके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं। वी कैन नॉट बी श्योर क्योंकि जो फैक्ट्स दिए गए हैं उससे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। दैट्स वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। शशिकांत एक एम्प्लॉय है एसेंचर में, ठीक है। ब्लैकबेरी फोन एज इज क्लोज बडी एंड हैज रिटर्न इट एंड हैज नेम्ड इट सैटर्न। अब अपने क्रश को प्लीज करने के लिए क्या करता है, हैक करता है अपना फोन और ट्रांसफर कर देता है सारा प्राइवेट डेटा विद द हेल्प ऑफ हिज क्लोज बडी सैटर्न, जो कि उसका फोन है एक्चुअली। क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान है शशिकांत। माना कि उसको अपने फोन से बहुत प्यार होगा, बहुत ज्यादा क्लोज बडी है, लेकिन वो एक इंसान तो नहीं, एक पर्सन तो नहीं है। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व है। नैनी बोरोज अ हैमर एंड चिसल फ्रॉम मानसा, जो कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो जाती है सैल्मोन डी क्रूज के घर और थेफ्ट भी करती है। अब मनसा को चार्ज कर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? क्या लाइबिलिटी बनेगी मनसा की? द आंसर इज नो, क्योंकि अपन को ये नहीं पता यहाँ पे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी क्या उनकी, इसके बारे में हमें नहीं पता है और स्टार्ट से समझ में भी नहीं आ रहा है। सप्लाई द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कमीशन ऑफ क्राइम, नहीं पता। रिसीव द रिस्पेक्ट फॉर सप्लाइंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्राइम मोटिव, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिड नॉट नो दैट द हैमर एंड chisel were being borrowed to commit a crime and hence is not liable, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, और जब तक एग्रीमेंट नहीं है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट। जीन है, उसका एक डॉग है जो कि उसकी भाषा भी समझता है, लैंग्वेज समझता था। अब वो रिवेंज लेना चाहता है यारा के ऊपर। जीन ने कॉन्स्पायर किया अपने डॉग के साथ टू किल यारा। क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं है, एटलीस्ट टू पीपल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे उनका डॉग है। सो इवन दो वो भाषा समझता है, लैंग्वेज समझता है, इट डजंट मीन कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ऑफ टू पीपल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अजय सिंह है, उनने पोस्टर्स छोड़ दिए डिफरेंट अलग अलग पब्लिक प्लेस पे, इनवाइटिंग पीपल टू कम एंड वर्क फॉर सीबीआई, एंड उनने प्रॉमिस भी किया कि इनको बहुत हाई सैलरी मिलेगी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से 5 लोग आ गए। जब उनने एक्सप्लेन, जैसे स्पेशल 26 में हुआ था, इफ यू रिमेम्बर द मूवी। अब जैसे अब अजय सिंह ने समझाना चालू किया, कॉप्स आए और सबको पकड़ लिया। अब पता चला कि ये जो चीज हो रही थी, जो पर्टिकुलर एक्ट हो रहा था, ये फेक सीबीआई रेट के लिए था, जैसे कि स्पेशल 26 में हुआ था, वैसा वाला सिनेरियो था।
अब अजय along with 5 others they have been charged for criminal conspiracy. क्या बाकी पांचों लायबल हो सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, और जब उनको पता ही नहीं है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हो सकती है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही इंसान है, सिर्फ अजय वो क्राइम करना चाहता था. बाकी 5 लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो क्राइम कर रहे हैं, उनको तो नॉलेज ही नहीं थी, तो अपनी कंसेंट कैसे देंगे, उनका इंटेंशन कैसे होगा? प्लस देयर वाज नो प्रायर एग्रीमेंट एज वेल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पैसेज नाउ. ये पैसेज बात कर रहा है बेसिकली वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में, एंड कब लायबिलिटी बनेगी, कब नहीं बनेगी. इसमें बोला गया कि अगर सर्वेंट आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, या वो आपकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कि आपने उसको अथॉरिटी देके रखी है इस चीज की, या उसको ये काम देके रखा है, एंड वो काम करते हो अगर वो नेग्लिजेंट होता है या कोई भी गलत काम करता है, सो द मास्टर वुड बी लायबल फॉर दैट. And where the employer has been held liable for sexual abuse committed by an employee against children in its care illustrate the difficulty in articulating a rule in terms of authority. Basically, अब जब ऐसा सिनारियो होगा कि जो एम्प्लॉय उसने सेक्सुअल अब्यूज कर दिया है, तो क्या एम्प्लॉयर लायबल होगा कि नहीं, इस चीज से रिलेटेड इश्यूज है कि क्या वहां पर लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी. एक केस की भी बात की गई है, दुबई एल्यूमिनियम कंपनी वैसे सलाम, जो कि 2002 का केस है. इसमें बोला गया कि इट इज फेयर टू एलोकेट द रिस्क ऑफ लॉसेस arising to the business rather than leave those wronged with the sole remedy against the individual employee. मतलब कि जो बिजनेस है उनको लायबल करना चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल एम्प्लॉय जिसने वो गलत काम किया है. अब लॉर्ड निकल्स ने क्वेश्चन पूछा कि अगर अथॉरिटी से डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे. सो वहां पे आंसर किया गया कि रॉन्गफुल कंडक्ट जो है इट मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर और द एम्प्लॉय. जिसके लिए ऑथराइज किया गया उससे क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि लायबिलिटी बने फर्म की या एम्प्लॉयर की टू थर्ड पार्टीज. द wrongful act may fairly and properly be regarded as done by the partner while acting in the ordinary course of the firm's business or the employee's employment. Closely related होना चाहिए, वो बहुत ही closely related होना चाहिए with the work which has been assigned to the employee or the servant. Now let's look at the questions. सिंडिकेट बैंक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट स्कीम चला रहा है. शिबू एक एजेंट था जो कलेक्ट करता था डिपॉजिट वगैरह फैक्ट्री वर्कर्स से. वो रेगुलरली ये बिजनेस करता था. स्लोली ही स्टार्टेड अप्रोप्रिएटिंग डिपॉजिट्स फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब घपला करने लगा बेसिकली, कि वो जो पैसे उसको मिलते थे वो अपने यूज में लाने लगा. अब दीपाली जो है जो उसको पैसे दे रही थी, उसको पता चला कि ही वॉज नॉट डिपॉजिटिंग हर सेविंग्स एट ऑल, उसके सेविंग्स जा ही नहीं रहते. अब जब बैंक को अप्रोच किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई शिबू तो उनका रेगुलर एंड पेड एम्प्लॉय नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, एंड दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकंडक्ट. नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. द बैंक इज नॉट लायबल सिंस शिबू वाज नॉट ए सैलरीड एम्प्लॉय. वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि शिबू वाज प्रोजेक्टेड एज इट्स एम्प्लॉय. प्रोजेक्ट किया जाता था कि शिबू जो है उनका एजेंट है, उनका एम्प्लॉय है. दैट्स व्हाई द बैंक वुड बी लायबल उनके उसके एक्ट्स के लिए, क्योंकि ये जो उसने गलत काम किया इट इज क्लोजली रिलेटेड विद हिज वर्क. उसके काम से रिलेटेड ही है, उसका काम था पैसे इकट्ठा करना, पैसे डिपॉजिट कलेक्ट करना, और उसी में उसने घपला किया. सो हियर द बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल. बैंक इज नॉट लायबल सिंस इट डिड नॉट नो. वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जानते थे कि नहीं. द बैंक इज नॉट लायबल ड्यू टू इट्स ओन द बैंक इज लायबल ड्यू टू इट्स ओन नेग्लिजेंस. बैंक नेग्लिजेंट नहीं है, यहाँ पे गलत काम किया है शिबू ने. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. डोरेमोन है, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है, बैंक ऑफ जापान में जाके डिपॉजिट करता था. उसको क्या पता चला कि दो एंट्रीज जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं की गई है बाय द मैनेजर, जो कि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग है. अब बैंक ने डिक्लाइन कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई भले मैनेजर ने नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है. एंड द मैनेजर डिस्क्लेम्ड एनी नॉलेज इन दिस रिगार्ड. उसको उसने बोला कि मुझे पता नहीं है. क्या यहाँ पे बैंक लायबल होगा? डेफिनेटली यस, क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर ने गलती की है. सो द बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल. डोरेमोन विल लूज बिकॉज ही शुड हैव टेकन केयर दैट द एंट्रीज वेर ऑथेंटिकेटेड. नहीं, ऐसा नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैनेजर की है. द डोरेमोन विल लूज बिकॉज मैनेजर वॉज नॉट अवेयर. इससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. डोरेमोन विल विन बिकॉज इट वॉज फॉर द मैनेजर टू इंश्योर द ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन वॉज टू बी डन बाय द मैनेजर, जो कि उसने नहीं किया. दैट्स व्हाई द बैंक वुड बी लायबल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. डोरेमोन विल विन एज अ फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट हिम. वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अथॉरिटी ऑथेंटिकेट करने की. दैट्स व्हाई हियर इन दिस केस
the bank would be responsible, and the right answer will be option C. जियान है अप्रोच किया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस, तो फिर वहां पे क्लर्क आया, उनने समझाया, जियान ने कुछ डॉक्यूमेंट साइन भी कर दिए जिनको जो उनको लगा कि सेल डीड है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, वो गिफ्ट डीड थे जो कि क्लर्क ने अपने फेवर में करवा लिया। बेसिकली गोलमाल हुआ यहाँ पर कि उसको लग रहा था ये सेल डीड साइन कर रहा, बट वो एक्चुअल में गिफ्ट डीड थी इन द फेवर ऑफ क्लर्क, जो क्लर्क आया था उसके फेवर में कर दी। एंड जो क्लर्क था उसने डिस्पोज ऑफ कर दी प्रॉपर्टी और मिस अप्रोप्रिएट भी कर लिए फंड्स। अब जियान ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी, क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी? यस। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर काम किया है जियान क्लर्क ने, इट वॉज डन ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो एजेंट था कंपनी का तब उसने फ्रॉडलेंट एक्ट किया, दैट्स व्हाई द क्लर्क वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड द कंपनी वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि वो क्लर्क जो था उनका एजेंट था। नो एज द लेडी वॉज सपोज टू रीड बिफोर साइनिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नो एज ओनली द क्लर्क हैड कमिटेड फ्रॉडलेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसने फ्रॉडलेंट एक्ट किया, इट वाज डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो तब वो एजेंट था कंपनी का, इसलिए वहां पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। यस, एज द एक्शन ऑफ द क्लर्क वाज रॉन्ग, ये भी एक रीजन है। ठीक है, रीजन नहीं दिया यहाँ पे, आंसर दिया कि यस है लेकिन रीजन नहीं दिया, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अमर एम्प्लॉय है रवीना एंड कंपनी का, जिसमें वो बस ड्राइव करता है। अमर स्लीपी था जिसके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, एकदम से कार आई विच वॉज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड द ड्राइवर फेल टू नोटिस एज ही वॉज स्लीपी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने कार को हिट कर दिया। अब जो कार ड्राइवर था उसने केस फाइल कर दिया, क्या वो लायबल होगा? क्या कंपनी लायबल होगी? डेफिनेटली यस, क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्यों? बिकॉज अमर वॉज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। विल नॉट बी लायबल, इट वॉज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो क्या हुआ, कंपनी की तो लाइबिलिटी बनेगी ना, बिकॉज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था। विल नॉट बी लायबल सिंस दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी पर्सन हु वर्क्स फॉर देम, वेग रीजन। एज अमर वाज फोर्स टू ड्राइव, इसके बारे में नहीं दिया गया, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जॉली एक बूढ़ा सा आदमी है, इज एन ओल्ड मैन, और उसको अपने नेफ्यू साई की जरूरत पड़ती है, असिस्टेंस चाहिए होती है टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। साई काम भी करता है उस बैंक में। जॉली ने को उस पर पूरा भरोसा है, बाद में उसको पता चला कि साईं जो था उसके फंड्स मिस अप्रोप्रिएट कर रहा था, क्या बैंक लायबल होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर बैंक डज नॉट नो द स्पेशल रिलेशन बिटवीन जॉली एंड हिज नेफ्यू साईं। इनका जो रिलेशन है इसके बारे में बैंक को कोई नॉलेज नहीं है, द बैंक हैज नो नॉलेज अबाउट दिस। और क्योंकि बैंक को नॉलेज नहीं है, द बैंक कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन बाय साई इन दिस रिगार्ड। Jolly will succeed as Fang failed to perform its duty. नहीं, Jolly will not succeed because Sai was not an employee of the bank. वो एम्प्लॉय ऑफ द बैंक नहीं था जब वो जॉली का काम कर रहा था, तब वो नहीं था। अगर वो बैंक में आके ये काम करवाता, देन डेफिनेटली साइन वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल एंड द बैंक वुड हैव आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ पे बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज ही इज नॉट एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक इन दिस केस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जॉली विल नॉट सक्सीड एट साइन वाज एक्टिंग एज एन एज इज नेफ्यू। इसके बारे में नहीं पता, अपन को बताना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि नहीं और वो क्यों ऐसा हो रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। डॉक्टर ग्रे हैं, हाउस सर्जन है हॉस्पिटल में, उनने एक ऑपरेशन किया डेनी के ऊपर, जिसकी वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द negligence of doctor and hospital nurse, Denny developed some post operation complications। और यहाँ पे नेग्लिजेंस किसकी है? डॉक्टर की और नर्स की। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो लेफ्ट हैंड था वो एकदम यूजलेस हो गया। अब डेनी ने केस किया अगेंस्ट द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ग्रे, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी? डेफिनेटली यस। डॉक्टर की तो नेग्लिजेंस है ही, साथ में वाइकरस लाइबिलिटी की वजह से हॉस्पिटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सियाटल ग्रेस हॉस्पिटल अलोन लायबल नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। केस दोनों पे किया है तो दोनों की लायबिलिटी बनानी है, बतानी है। यहाँ पे नर्स की लायबिलिटी के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि नर्स की लायबिलिटी पूछी नहीं है, और जब केस हॉस्पिटल और डॉक्टर ग्रे के ऊपर है तो हमें नर्स की लायबिलिटी बतानी भी नहीं है। नो वन इज लायबल सिंस द कॉम्प्लिकेशंस वर ओनली डेवलप्ड लेटर ऑन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। डॉक्टर ग्रे एंड हॉस्पिटल आर रिस्पॉन्सिबल एज पर द प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।